स्वागत है आप सभी का पूरी पाठशाला में एक बार फिर से, जहां चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जीके प्रश्नों का क्विज, जो आपके आगामी रेलवे, एसएससी या फिर आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी से लेकर के स्टेट एग्जाम तक की, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो यहाँ हम 15 मिनट में 50+ प्रश्न करेंगे और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो गए। इसी क्रम का देखिए, आज पहला प्रश्न है कि भारत में कि संविधान में कितने प्रकार के रिट का उल्लेख है। तो इससे पहला प्रश्न जो आता है ये कि रिट किस किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद जो है 226। अनुच्छेद 32 में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। और 226 में क्या है कि हाई कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकार को सुरक्षित संरक्षित रखने का प्रयास करेगा। एक प्रश्न इससे ये भी पूछा जाता है कि जो है रिट कौन जारी कर सकता है, तो याद रखिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकता है, रिट कोई और नहीं कर सकता। रिट कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 5 प्रकार के होते हैं, और कौन कौन होते हैं तो ये भी आपको याद रखना। पहला जो है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, और इसको इंग्लिश में हेबस कॉर्पस बोलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि बंदी को प्रत्यक्ष करना होता है, आप अगर बंदी को किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया गया हो। दूसरा है परमादेश। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके डेफिनेशन से भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। परमादेश में क्यों क्या कहते हैं, इसे मैंडामस कहते हैं, और इसमें जो है कोर्ट किसी अधिकारी को आदेश देती है कोई काम करने के लिए। चौथा है निषेध, जिसमें कोर्ट जो है किसी को रोक सकती है कोई काम करने से, उसमें रोक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेशन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चौथा जो है वो है सरसरी, और सरसरी में क्या है, ये जो है ये इंग्लिश का शब्द ना होकर लैटिन शब्द है, और इसका मतलब है प्रमाणित होना या फिर सूचित होना। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है निचली अदालत को ये हाई कोर्ट पूछता है कि आपने ये काम किस तरीके से किया, और आपको ये सूचित करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि आपने जो ये फैसला सुनाया है वो किस आधार पर सुनाया है। पांचवा जो है आपका है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में जो है कोर्ट ये पूछती है कि कोई भी अधिकारी ने किस अधिकार से ये काम किया है। क्यू वारंटो का मतलब ही है क्यों, किस अधिकार से। तो ये जो 5 रिट हैं आपको ये सारे याद रखने हैं, ये दोनों आर्टिकल भी याद रखना है। साथ ही साथ हर रिट का क्या काम है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, तो देखिए पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में इसमें अमेंडमेंट होकर 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। और ये अमेंडमेंट जो पूछेगा मौलिक कर्तव्य कब आया, तो ये आया 42वां संशोधन 1976 से। पहले मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं था। और किससे आया, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आता है, और ये कई बार पूछा गया है। अच्छा, आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन था, उसके द्वारा 2002 में जोड़ा गया। और इसके अंतर्गत क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो सारे के सारे जो चारों पॉइंट है सब के सब इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा गया है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है, तो देखिए भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी भी इसी को बोला जाता है, और इसको में इसके बारे में जो है प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया है। क्या ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो अगला प्रश्न देखिए साइंस से इन्वायरमेंट से आ गया है। तो देखिए यहाँ पे इन प्रश्नों में गलती होने की संभावना होती है, क्योंकि देखिए यहाँ गैर पारंपरिक और लिखा हुआ है, साथ में नहीं भी लिखा हुआ है, दोनों चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किसके बारे में पूछा जाता है, पारंपरिक सूत्र के बारे में या गैर पारंपरिक। तो यहाँ पे हम कैसे इसे समझेंगे, देखिए यहाँ गैर गैर का मतलब क्या होता है, नहीं, और नहीं का मतलब भी होता है नहीं। तो ये दोनों आपस में कट गया और बचा कि पारंपरिक स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए पारंपरिक स्रोत तो क्या है, हम जानते हैं कि प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम जो है वो पारंपरिक है, जबकि सौर ऊर्जा जो है, वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये अभी हम लोगों ने नया यूज़ करना शुरू किया है, जबकि ये जो है काफ़ी दिनों से यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट करके सही जवाब तक पहुंच सकते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा। मैंने देखा है कई स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों में गलती करते हैं। दोआब शब्द का अर्थ क्या है, तो देखिए दोआब शब्द जो है वो दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं दोआब। और दोआब का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो यमुना और गंगा नदी जो है, और इनका बीच का जो एरिया है वो कहाँ पे, इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज बोला जाता है, वहाँ पे जो है प्रयागराज का जो एरिया है उसे ही दोआब के नाम से बोला जाता है। और ये जो ज़मीन होती है ये काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। दक्षिण गंगोत्री क्या है पूछा जा रहा है, तो देखिए अंटार्कटिका में स्थित मानव रहित मिशन है, और किस देश का मिशन है, भारत का मिशन है। और भारत का फर्स्ट अंटार्कटिक मिशन था ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कब किया गया था, 1983 में ये किया गया था। बाद में जो है ये बर्फ़ के नीचे दफन हो जाता है, तो 1991 में इसको फिर से चालू किया जाता है। लेकिन यहाँ आपके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है कि भारत का फर्स्ट है अंटार्कटिक मिशन, दूसरा है कि 1983 में होता है, और ये मानव रहित है, यानी यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता है। तो इन सारे पॉइंट को आपने याद रखना है। कौन डेक्कन में बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, तो देखिए बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कई बार पूछा गया है। जो हसन गंगू थे वो थे बहमनी साम्राज्य के संस्थापक, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1347 में इनकी स्थापना की गई थी। और अलाउद्दीन बहमन शाह भी इसे बोला जाता था। तो आपके एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि ऑप्शन हसन गंगू ना दे के बहमन शाह भी दे, तो भी आपको इसी पे क्लिक करना है। दिल्ली सल्तनत की नोबिलिटी मुख्यतः किससे थी, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि नोबिलिटी का अर्थ क्या है।
तो आप देखिए 40 जो थे तुर्की थे, 40 तुर्की चहलगानी इसे कहते थे, चहलगानी, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो चहलगानी थी, यानी कि ये क्या करते थे कि दिल्ली सल्तनत में रियासत कैसे चलेगी, सरकारी व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके लिए 40 पढ़े लिखे विद्वान तुर्की से आए थे और वही इसे चलाते थे। तो वो कौन थे? तुर्क थे। ऐसे चहलगानी प्रथा भी बोली जाती है। तो आपको चहलगानी पूछे या फिर कुछ भी पूछे तो आप अब इसका जवाब दे पाइएगा। मंगोल किसके शासन में पहली बार सिंधु नदी के किनारे देखे गए थे? देखिए मंगोलों के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको पता होगा कि पानीपत का जो पहला लड़ाई होता है वो कब होता है? 1526 में होता है, पानीपत वन। और इसमें क्या होता है? बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराता है, और इसी इब्राहिम लोदी में के शासनकाल में 1526 के पहले जो है मंगोल जो है वो भारत में पहली बार सिंधु नदी के किनारे आए थे। लेकिन उनका जो है हमला करने का प्लान जो है पूरा नहीं हो पाया था। फिर बाद में बाबर आके जो है पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा के वहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब मंगोल कहाँ के रहने वाले थे ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आपने याद रखना कि मध्य एशिया से भारत आए थे। चंगेज खां जो है वो भी एक मंगोल राजा था जो कि भारत में आक्रमण करने में सफल हो पाता। अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए अहमद शाह जो थे उन्होंने अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। कब की थी? 1411 में की थी। 1411 में अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी अहमद शाह वन के द्वारा। और ये जो है गुजरात में स्थित है। गुजरात में उस समय जो है अहमदाबाद उनकी राजधानी थी गुजरात में। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। देखिए नाम से भी पता चल रहा है, अहमदाबाद अहमद शाह के नाम से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कहाँ से पूछा जाए। ज्योग्राफी से अगला प्रश्न पूछ रहा है, बड़े पैमानों पर आधारशिलाओं का तेजी से खिसकना क्या कहलाता है? काफ़ी आसान प्रश्न है। भूस्खलन कहते हैं इसे। बड़े पैमाने पे जो आधारशिला है इसे लैंडस्लाइड कहते हैं, लैंडस्लाइड भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। चूना पत्थर किसका एक उदाहरण है? तो चूना पत्थर जो है वो तलछटी चट्टानों का उदाहरण है। चूना पत्थर को लाइम स्टोन बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में लिख के आता है, तो ये ऐसे भी आपको याद रखना है। और तलछटी चट्टानों को सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। देखिए मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी मैंने देखा कि इसी को सेडिमेंटरी इस तरह से लिख दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर आप अधूरा ज्ञान लेके जाते हैं तो फंस सकते हैं। तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा? क्योंकि ये सारे प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये तो आपको बुक्स में ही मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं तो कोशिश करना है कि आपको सारा का सारा प्रश्न यहाँ पे याद हो जाए। और साथ ही मैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक मैप बन सके जो आपके लंबे समय तक यानी एग्जाम तक याद होगा। साथ ही साथ आप सारे फैक्ट को समझ भी सकें, यानी कि आपकी मेहनत कम हो जाती है और आपको ज़्यादा फल मिल पाता है कम समय में। देखिए कौन सी नदी पार हिमालयन नदी है, यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है। कभी कभी परीक्षा में ट्रांस हिमालय भी लिख के आता है। तो पार हिमालय मतलब हिमालय से नहीं निकलती है, ट्रांस हिमालय नदी है। तो देखिए सरस्वती, गंगा, यमुना ये सब तो हिमालय की नदियां हैं, लेकिन सिंधु जो है वो ट्रांस हिमालय नदी है। इसके अलावा जो है सतलज नदी का आपने नाम सुना होगा, वो भी एक ट्रांस हिमालय नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी ट्रांस हिमालय नदी है, जो भारत में असम के थ्रू आती है और बाद में बांग्लादेश में चल जाती है। सिंधु को इंडस रिवर भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में इंडस रिवर लिखा हो तो भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है और सही ऑप्शन पर क्लिक करना है। अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला के पार है? तो देखिए अटल सुरंग से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे एसएससी बोल दीजिए या रेलवे बोल लीजिए या किसी भी एग्जाम में। क्योंकि अटल सुरंग जो है 10,000 फीट पे जो है बना सबसे बड़ा सुरंग है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारा अटल सुरंग, जिसे कि पहले रोहतांग सुरंग भी बोलते थे, तो ये भी आपने याद रखना। अटल सुरंग का नाम पहले क्या था? रोहतांग सुरंग था। ठीक है, ये पॉइंट भी पूछा गया कई बार। 10,000 फीट पे और अटल सुरंग की चौड़ाई लंबाई कितनी है? 3048 मीटर है। अगला पॉइंट जो है अटल सुरंग की ये जो है रोहतांग पास किसे जोड़ता है? तो ये पीर पंजाल रेंज पे है, पीर पंजाल रेंज, और ये भी पूछा गया है। तो ये भी याद रखना। और किसको किससे जोड़ता है? तो लेह को मनाली से जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है। और ये है कहाँ पे? तो ये कहाँ पे है आपका? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आपका है। देखिए रोहित तंग करता है हिमा को। ठीक है, रोहित तंग करता है हिमा को। तो ये ट्रिक से आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको अच्छे से याद रख लेना है। टिहरी बांध किस नदी पे बना है? देखिए टिहरी बांध जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, हमारे पूरे भारत में सबसे ऊंचा। और जो मैंने अटल सुरंग को बताया तो वो जो है दुनिया का सबसे लंबा है, 10,000 फीट के ऊपर। दुनिया का सबसे लंबा टनल है 10,000 फीट के ऊपर, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भारत में सबसे ऊंचा है, कहाँ पे है? भगीरथी नदी पे। भगीरथी नदी में भी आप पूछेगा कहाँ पे है, तो ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है। और ये पूछा गया है कहाँ पे स्थित है, तो उत्तराखंड में। सबसे ऊंचा टॉलेस्ट डैम है इंडिया का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो देखिए पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाता है, इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना, कई बार पूछा गया। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल बिल्कुल सही। और ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को ना मना के इसको 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अब इसे कैसे याद रखिएगा कि 31 मई को मनाया जाता है? तो देखिए 1 मई को जो है मजदूर, मई से मजदूर हो गया। ठीक है, मई से मजदूर, तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाता है। और मजदूर लोग तंबाकू बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 31 मई को हो गया तंबाकू दिवस। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, 1 मई को मजदूर, 31 मई को तंबाकू दिवस। और
ये किसके द्वारा बनाया जाता है? WHO के द्वारा ये दिवस की घोषणा गई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, जिसका मुख्यालय जनेवा में है। और 1948 में जो है WHO की स्थापना की जाती है और जनेवा में मुख्यालय है। ये भी आपको सोचा मैंने बता दूं क्योंकि पूछा गया है। लुप्त प्राय प्रजातियों को किसमें सूचीबद्ध किया गया है? तो लुप्त प्राय प्रजातियों को जो है वो रेड डाटा बुक में जो है सूचित किया गया है, जो भी। और इसे कौन करता है? IUCN द्वारा करता है। एग्जाम में पूछा गया था। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखना, बस IUCN याद रखना है। देखिए, आपको ट्रिक के साथ और इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट आप तक डिलीवर करने का मन होता है। तो आपके कमेंट, आपके लाइक ही जो है हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े पैमाने पे मानचित्र क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ऐसे मानचित्रों को क्या कहते हैं? स्थलाकृत मानचित्र कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोलें तो टोपोग्राफिक मैप इन्हें बोला जाता है। इंग्लिश में पूछे चाहे हिंदी में पूछे तो आप दोनों का ही आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी ज्योग्राफी से है कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, जो गंडक है वो सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, बेतवा और केन जो है सहायक नदी नहीं है। तो गंडक किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदियों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है, इसलिए आपके लिए एक छोटा सा मैप बना दे रहा हूँ। तो देखिए, गंगा में हमेशा पूछा जाता है कि कौन सी नदी दाएं तरफ से और कौन बाएं तरफ से आती है। तो देखिए, गंगा में जो है यमुना नदी जो है ये दाएं तरफ से मिलती है, सोन नदी मिलती है और उसके बाद हुगली नदी जो कि पश्चिम बंगाल में है वो मिलती है। वहीं बाएं से रामगंगा आपकी मिलेगी, गोमती मिलेगी आपको बाएं से। उसके बाद जो है घाघरा नदी, गंडक नदी जो कि मैंने अभी बताया, उसके बाद बूढ़ी गंगा, कोसी नदी जो है जो जिसको बिहार का शोक कहते हैं वो भी, महानदी देखिए महानंदा जो है वो भी मिलेगी, ब्रह्मपुत्र जो है असम में वो भी मिलती है, और मेघना नदी जो है ये भी बांग्लादेश में बहती है। तो ये नदियाँ भी हैं गंगा के जो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं, जबकि बाएं तरफ से ये सारी नदियाँ मिलती हैं। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। हो सके तो इस मैप को, छोटे से मैप को आप कहीं बना लें। ये है रामगंगा, ठीक है। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपका NTPC में कई शिफ्टों में रिपीटेड था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था और SSC में भी पूछा गया था, MTS में चाहे भी CGL में आप बोल लीजिए। तो अगर मैप अच्छा लगा तो इसी बात को, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और वीडियो को भी प्रमोट किया जा सके। कौन सी प्राथमिक चट्टान है पूछा जा रहा है? तो देखिए, प्राथमिक चट्टान जो है वो है आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टान है। तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आग्रे साइनाइट, आग्रे बेबी साइनाइट, इसका मतलब क्या है? आग्नेय का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस और साइनाइट। आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस और साइनाइट। कैसा लगा ट्रिक? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये ट्रिक आपको लिख के रख लेना है, याद करना है, बार बार रिवाइज करना है, देख लेना है, तो आप आराम से इसका उत्तर कर जाएगा। ग्रुप डी में ये कई बार पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखिए, अगला प्रश्न जो है बायोलॉजी से लिया गया है और ये जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ये नहीं समझना है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सभी प्रश्नों और एक्स्ट्रा फैक्ट पे ध्यान देना है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण पुट्टिका को क्या कहते हैं? जीवाणु में, यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे करते हैं। तो उसे क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। क्रोमेटोफोर्स, देखिए क्रोमेटो का अर्थ ही है रंग, तो रंगीन फोर्स टाइप का ये होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस वेसिकल इसे बोला जाता है। एक शैवाल प्रकार के महासागरीय निक्षेप को क्या कहा जाता है? तो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ये आपको बस याद रख लेना है। तो पेल्जिक डिपॉजिट कहते हैं। देखिए, डिपॉजिट हो रहा है मतलब उसके ऊपर निक्षेप आके जमा हो रहा है, तो आप ऑप्शन से भी समझ सकते थे। तो इसे पेल्जिक डिपॉजिट कहते हैं, शैवाल प्रकार के महासागरीय निक्षेप को। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, कभी कभी ये इंग्लिश में भी लिख के आता है द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ड्रग मतलब हो गया औषधि। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और ये भी कई शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न था, ग्रुप डी में। एक विटामिन को सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, वह विटामिन कौन सी है? तो देखिए, कोबाल्ट एक विटामिन है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा जब तक कि उसे विटामिन B12 ना मिल जाए। अब विटामिन B12 को क्या कहा जाता है ये भी पूछा जाता है, तो इसे कोबालमिन भी कहते हैं, कोबालमिन। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं। और ये नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। और ये जो है लाल रक्त कोशिका बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। कोबालमिन का उपयोग किया जाता है। विटामिन B12 की गोलियाँ दी जाती हैं लोगों को जिनमें लाल रक्त की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की। आइडोफार्म का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो देखिए, पुत्तिरोधी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे आप पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इसका मतलब होता है एंटीसेप्टिक जो है जीवाणु प्रतिरोधी। जैसे हम कोई भी चीज़ लगाते हैं सेवलॉन, डेटॉल घाव पे, तो उसी तरह ये पुत्तिरोधी एंटीसेप्टिक इसे बोला जाता है। और आइडोफॉर्म है, तो देखिए इसमें आयोडीन है, तो आयोडीन प्रोविडोन आयोडीन जो है वो जो एक एंटीसेप्टिक है और उसी का ये आइडोफॉर्म कंपाउंड है। आपने बीटाडीन का नाम सुना होगा, जो कि अक्सर जो होता है किसी का पैर कटता है या कहीं पे, तो बीटाडीन उपयोग किया जाता है और उसका जेनरिक नाम ही है प्रोविडोन आयोडीन। आयोडीन का ही वो एक तत्व है।
कंपाउंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड किस में स्थित होता है? देखिए पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो आपके मस्तिष्क में स्थित होता है, जहाँ पे हमने देखा है कि आंखों के बीच जो है हम लोग एक यहाँ पे जो चंदन लगाते हैं, यहीं पे अंदर में जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पीयूष ग्रंथि जिसे बोलते हैं, वो स्थित होता है। और इसका वजन पूछा जाता है एग्जाम में तो 0.5 ग्राम है। अगर ओज में पूछा जाए तो 0.018 ओज इसका वजन होता है। ये पूछा गया था इसलिए मैंने बताया। उसके बाद आपको ये पूछा था कि ये स्थित कहाँ है, तो ये हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि उसके नीचे पाया जाता है हमारे मनुष्य के दिमाग में। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? विटामिन ए किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो देखिए विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए किस में पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन ए जो है आपका दूध वाले पदार्थ में, जैसे कि दूध से बने किसी भी पदार्थ में, साथ ही से अंडे में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए देखने मिलता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी है? रतौंधी बीमारी हो जाती है, जिसमें कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन ए कैसा है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन के और कितने रूप हैं? तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो चारों विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, बाकी सभी जल में घुलनशील विटामिन है। तो ये सारा का सारा पॉइंट मैंने जितना भी बोला है, सारा का सारा कहीं ना कहीं पूछा गया है हर एग्जाम में। तो आपको सारा का सारा पॉइंट ध्यान से याद रखना है। किस कोशिका का विद्युत संयंत्र भी कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस, या फिर पावर हाउस लिख के आए या विद्युत संयंत्र लिख के आए तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पे कोशिका के अंदर पाया जाता है। दाद क्या है? दाद एक रोग है और ये किसके कारण होता है? ये फंगस के कारण होता है। अब फंगस को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। ठीक है। जो रिंग वॉर्म आपने देखा होगा, रिंग वॉर्म, रिंग गार्ड, जो इस तरह के आते हैं, इच गार्ड, ये क्यों आते हैं? ये दाद को ही मिटाने के लिए आते हैं, यानी कवक को ही, स्किन इन्फेक्शन को कम करने के लिए, खासकर बारिश के दिनों में ये ज़्यादा होती है। सफ़ेद फेफड़ों की बीमारी कैसे श्रमिकों में फैलती है? तो देखिए सफ़ेद है, सफ़ेद कौन सा चीज़ है इसमें से? कपास है। तो कपास उद्योग के श्रमिकों को सफ़ेद जो है बीमारी फैलती है, सफ़ेद फेफड़ों की। अब पूछिएगा कागज़ भी तो सफ़ेद होता है, लेकिन कागज़ को पानी में घुला दिया था, वो उतने उड़ते नहीं है। लेकिन कपास जो है छोटे छोटे जो है रुई जो है उड़ते हैं, वो नाकों में चले जाते हैं, उसके बाद सफ़ेद फेफड़े की बीमारी हो जाती है। सफ़ेद फेफड़ों से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ये और किस किस को होती है? तो देखिए माइंस में काम करने वाले जो उद्योग होते हैं, माइंस में खदान वाले को, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, निर्माण स्थली में भी ये बीमारी होती है काम करने वाले को। तो आपको दोनों भी याद रखना है। तो दोस्तों आपको मैंने आज प्रश्न को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। हो सकता है कि समय थोड़ा ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन आपको समझ में पूरा आया होगा। तो चलिए ये था आज का आखिरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दिए। और अभी तक 50+ प्रश्न करवा चुका हूँ, 50+ एपिसोड हो चुका है। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट जो है दाएँ साइड में आपकी नज़र के सामने, उसमें जाके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।